गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोग का 12th का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी 12th का एग्जामिनेशन होगा उसमें 40 मार्क्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स का, वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो आपको मार्क्स बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगा। तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत हम आपको कंप्लीट जो होता है उसके तहत बीएसटी के तहत कुछ टॉपिक बता रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन और सॉल्यूशन का आंसर है, क्वेश्चन और आंसर है। साथ ही साथ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको हम कुछ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर करवाएंगे कि आखिर वो टॉपिक होता क्या है। तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो होता है ये एक प्रकार का स्किल होता है। स्किल मतलब होता है कि आप में जो हुनर है, आप में जो टैलेंट है, आप में जो योग्यता है, उस योग्यता को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे आप ग्रो कर रहे हैं, जिससे आपका बिजनेस, जिससे आपका जो भी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उस सेक्टर में आपका डेवलपमेंट हो पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट जो होता है एक प्रकार का स्किल होता है। और इस स्किल बेसिस से, इस स्किल के आधार पे यदि आप किसी भी काम को करते, किसी भी काम को करते हैं, तो आपके वर्क में केवल ग्रोथ होगा, केवल डेवलपमेंट होगा, केवल डेवलपमेंट। तो उसी डेवलपमेंट के आधार पे हमारा बिजनेस के तहत हमारा एक टॉपिक है बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बिजनेस तो एक एक्टिविटी होता है, ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन उस ह्यूमन एक्टिविटी में, वह मानवीय क्रिया में, जब वह व्यक्ति अपने स्किल के द्वारा, अपने नॉलेज के आधार पे उस वर्क को कंप्लीट करता है तो उसका वो मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट के तहत ये याद रखिएगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट जो होता है एक प्रकार का स्किल्स होता है, या कह सकते हैं एक प्रकार का हुनर होता है, या किसी व्यक्ति द्वारा किसी से काम करवाने की योग्यता होती है। काम खुद कर रहे हैं या करवा रहे हैं, वो भी आपका एक मैनेजमेंट होगा। तो उसके तहत क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको आप ध्यान देखेंगे और लाइक जरूर करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हो बताएंगे। जो लोग इनसे जुड़े हुए नहीं हमारे चैनल से वो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे सर। तो सुनिए सर इसमें। तो जैसा क्वेश्चन है, बोला व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन द बिजनेस आर मेड बाय, मतलब डिसीजन मैनेजमेंट किस तरह लेते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि बिजनेस में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो बेसिकली आपका मैनेजमेंट के आधार पर लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा सर। गुड। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है कि जब भी किसी वर्क को आप कंप्लीट करते हैं तो उस वर्क का मेन मोटो होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और टाइम सेविंग। ठीक है। तो किसी न किसी रूप से आपका उस ऑब्जेक्ट की प्राप्ति उस मैनेजमेंट के आधार पर होता है। तो हमारा इसमें पॉइंट दिया है टू डिटरमाइन एम, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट, नन ऑफ दिस। तो सबसे मेन पॉइंट हमारा होगा सी, सी ऑप्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। देखिए, मतलब अधिक से अधिक उत्पादन होना चाहिए कम टाइम में और अधिक कम मूल्य में। ज्यादा प्रोडक्शन होना चाहिए कम समय में और कम मूल्य में। तो बोला है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। तीसरा बोला है कि मैनेजमेंट इज, तो बेसिकली प्रबंध होता क्या है। तो मैनेजमेंट जो होता है वो आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है। तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है सब्जेक्टिव में कि एक्सप्लेन द मैनेजमेंट एंड आर्ट एंड साइंस, प्रबंध कला और विज्ञान है कैसे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट जो होता है एक प्रकार का बिजनेस एक्टिविटी होता है। मैनेजमेंट बिजनेस का ही पार्ट होता है क्योंकि बेसिक तहत पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इस एक्टिविटी के तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी स्किल का प्रयोग किसी बिजनेस सेक्टर में करता है तो वह स्किल उसके लिए एक आर्ट कहलाएगा, क्योंकि वह अपने आर्ट के आधार पे, वह अपनी कला के आधार पे वो उस कार्य को अच्छे समय से अच्छे टाइम में कंप्लीट करने का काम करेगा, जिससे उसको बेनिफिट हो। क्या हो सर। और साइंस इसलिए है क्योंकि जब उस वर्क को कंप्लीट करेगा तो समय सिचुएशन के आधार पे जब वो टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जब वो विज्ञान का प्रयोग करता है तो उसका वो कार्य और भी बेनिफिट हो पाता है, मतलब और भी उसमें ग्रोथनेस हो पाता है। तो इसके तहत हमारा ऑप्शन होगा मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन फोर। क्वेश्चन फोर बोला हमारा कि प्रबंध एक पेशा है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन दैट स्टेटमेंट ऑफ। तो मैनेजमेंट एक पेशा है तो ये किसके अनुसार कहा गया था। ये बोला गया हमारा, ऑप्शन दिया है जॉर्ज टेरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फ्योल, लॉरेंस एपल। तो बेसिकली इसका आंसर होगा अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो बेसिकली
प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन इज अ पार्ट ऑफ ए बिजनेस। प्रोफेशन जो होता है वो बिजनेस का पार्ट होता है, और इसके तहत हर व्यक्ति अपने क्वालिफिकेशन का, अपने नॉलेज का यूटिलाइज करके जब अर्निंग करता है तो उसका प्रोफेशन कहलाता है। जैसे डॉक्टर, टीचर, वकील, एडवोकेट, मतलब बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, मतलब वो अपने स्किल का प्रयोग करके अपने वर्क को ग्रो करने का काम करते हैं। तो बेसिकली इसका कथन जो ये वर्ड है, ये कहा गया था हमारे किसने, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के आधार पे। याद रखिए सर, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, क्योंकि वहां का जो मोटो है, वहां का जो थीम है कि आप अपने स्किल का कितना यूटिलाइजेशन करते हैं जिससे आपको केवल बेनिफिट हो। चौथा क्वेश्चन बोला हमारा कि द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज नेचर मतलब उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो नेचर बोला है हमारा जन्मजात प्रतिभा, अर्जित प्रतिभा। तीसरा बोला है जन्मजात प्रतिभा एवं अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। तो ऑप्शन सी होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति को स्किल्स प्राप्त होता है तो बेसिकली बर्थ के बाद ही मिलता है, और उसके बाद वो क्या इन्वायरमेंट के आधार पर सीख पाता है। जन्म के बाद वो अपनी फैमिली में सीखता है और इन्वायरमेंट से वो अर्न करता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। बट जन्म के बाद भी सीखता है, और जिस इन्वायरमेंट में रहता है उस इन्वायरमेंट के आधार पे अपनी स्किल को ग्रो करने का काम वो करता है। अगला बोला है क्वेश्चन 6 बोला हमारा कि द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज प्रबंध का सार है। प्रबंध बेसिकली ये किस पर डिपेंड करता है? कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, देन कंट्रोलिंग। तो इसका मेन पॉइंट होगा हमारा कोऑर्डिनेशन होता है कि मैनेजमेंट के आधार पर जितने भी वर्क को कंप्लीट किया जाता है उसमें जो भी इंप्लॉय होते हैं, जो भी मेन मेंबर होता है, उस सभी के बीच कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लीजिए हम जब तक आपसे कोऑर्डिनेट नहीं पाएंगे तब तक हमारा और आपका कम्युनिकेशन ग्रो नहीं कर पाएगा। हम अपने स्किल को चाहे कितना बता देंगे, आप उसको अर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारा कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हुआ तो हमारा जो वर्क होता है ऑटोमेटिक डेवलप पाएगा। तो डिपेंड किस पे करता है? वो कोऑर्डिनेशन पे। अगला क्वेश्चन बोला हमारा है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य होता है। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या होता है? स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग। तो जो भी मैनेजमेंट करता होता है, जो भी फर्म के मैनेजमेंट करता होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयर को मोटिवेट करते हैं। अगर उनके पास स्किल्स होता है, स्किल के बावजूद वो काम नहीं कर पाते हैं, तो फर्म का जो भी मैनेजमेंट करता होता है, जो भी मालिक होता है, जो फर्म को कंट्रोल करता है, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का काम करता है। उस मोटिवेट के आधार पे एम्प्लॉय करते हैं, अपने वर्क को और ज्यादा कर पाते हैं। तो मेन पॉइंट इसका होगा मोटिवेशन। मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन जो होता है ये मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मोटिवेशन जो होता है उससे वर्क हमारा ग्रो कर पाता है। लोगों में स्किल्स होता है लेकिन स्किल का यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि उनको मोटिवेट करने वाला नहीं पाता है। यदि उनको किसी न किसी से मोटिवेट करते हैं, यदि किसी न किसी भी एम्प्लॉय को या किसी पर्सन को मोटिवेट करते हैं तो कार्य ना चाह के भी कंप्लीट करता है। क्यों? क्योंकि उसको उसको उस कार्य के प्रति हम मेरे द्वारा जागरूक किया गया है, हमारे द्वारा उसको मोटिवेट किया गया है कि उस वर्क को वह कम समय में अधिक से अधिक काम कर सके। तो किसके आधार पे? मोटिवेशन। जो मोटिवेशन के आधार पर वर्क हमारा ग्रो करने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अगला बोला है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर्टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जॉर्ज आर्टेरी जो है उनके अनुसार मैनेजमेंट का फंक्शन कितना है हमारा है? तो उनके अनुसार मैनेजमेंट का फंक्शन हमारा 4 है। मैनेजमेंट फंक्शन कितना है सर? तो पहला फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और डायरेक्शन। तो ये 5 हो गया। लेकिन उनके द्वारा हिसाब से बोला गया है मैनेजमेंट, जिसमें कहा सबसे बोला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। ये 4 पॉइंट दिए गए हैं इनके द्वारा जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार। नाम याद रखिए सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। अगला बोला गया है कोऑर्डिनेशन इज एस्टिमेटेड बाय किसके द्वारा? तो बोला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है, कोऑर्डिनेशन की बात आती है, तो जैसे उच्च पद पे जो बैठते हैं मैनेजमेंट करता है, वो कोऑर्डिनेट हो पाते हैं एम्प्लॉय से कि काम को कैसे कंप्लीट किया, वो डायरेक्शन देते हैं कि वर्क को कैसे कंप्लीट किया जा सके। तो किसके द्वारा? टॉप मैनेजमेंट। तो बेसिकली जब मैनेजमेंट पढ़ेंगे आपने तो उसमें आएगा एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल मतलब होता है स्तर,
किसी भी वर्क को कंप्लीट जब किया जाता है तो उसको कैटेगरी के अनुसार कंप्लीट किया जाता है। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लो लेवल। ये तीनों कैटेगरी के आधार पर क्या करते हैं, हम लोग वर्क कंप्लीट कर पाते हैं। तो टॉप लेवल जो होता है, टॉप लेवल ये जो होते हैं फर्म के कंट्रोलिंग के भाग होता है। मतलब कहा जाए ये फर्म के मालिक होते हैं, जिनके हाथ में, जिनके पावर में कंट्रोल होता है बिजनेस को कैसे कंप्लीट किया जा सके। सेकंड जो होता है वो होता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल जो होते हैं वो हमारे इंप्लॉइज होते हैं, वर्कर होते हैं, वो किसी न किसी फर्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं, मतलब प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। और तीसरा होता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है उसको मार्केट में बेचने का काम करते हैं। तो जितना भी कैटेगरी होता है, तीन होता है। बेसिकली किसी भी मैनेजमेंट सेक्टर में जब तक ये तीन लेवल का यूज नहीं करते तब तक हमारा वर्क ग्रो नहीं कर पाता है। हमने पहले बताया कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर करेंगे, इसको ध्यान सुनेंगे। तो लेवल मैनेजमेंट का कैटेगरी तीन होता है, जिसको आप एक्सपीरियंस करेंगे। जब भी लेवल मैनेजमेंट पूछेगा तो उसको एक्सप्लेन कीजिएगा एक डायग्राम बेसिस पे। ये हो गया टॉप लेवल, ये मिडिल लेवल और लो लेवल। ये बेसिकली क्या रहेगा, टॉप लेवल, ये कहलाएगा मिडिल लेवल और ये कहलाएगा लो लेवल। क्योंकि वर्क जो कंप्लीट होता है इसी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के आधार पे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के आधार पे। जब तक इस लेवल का यूज नहीं करते तब तक हमारा वर्क किसी न किसी कंप्लीट नहीं होगा। तो बेसिकली आपको याद रखना पड़ेगा ये कैटेगरी। तो इसमें क्या होगा सर, इस क्वेश्चन के आधार पे आपका होगा कौन सा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 जो बोला है हमारा, वो बोला है हमारा कोऑर्डिनेशन इज, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 बोला है कोऑर्डिनेशन इज, बोला है वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो कोऑर्डिनेशन क्या जरूरी है, हाँ आवश्यक है। बिना कोऑर्डिनेशन के हमारा वर्क जो होता है वो शुरुआत नहीं हो पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता है, शुरुआत में नहीं हो पाएगा सर। मतलब ओपनिंग के लिए भी चाहिए कोऑर्डिनेशन और क्लोजिंग के लिए भी चाहिए कोऑर्डिनेशन। जब तक कोऑर्डिनेशन का यूज नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी एम्प्लॉय वर्कर के बीच हमारा कम्युनिकेशन पावर नहीं स्ट्रॉन्ग हुआ, तब तक हम किसी न किसी रूप से वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इज द मेन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि जब किसी वर्क को हम कंप्लीट करते हैं तो उस वर्क को कंप्लीट करने से पहले सबसे पहले एम्प्लॉय से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट हो पाते हैं, कोऑर्डिनेट जुड़ते हैं कि भाई क्या आपके पास क्या स्किल्स है, क्या नॉलेज है, जिसके आधार पे आप हमारे फर्म को ग्रो करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जब किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, मार्केट से कोऑर्डिनेट हो पाते हैं कि बाजार का क्या डिमांड है, उसे डिमांड के आधार पे क्या करते हैं, गुड हम सप्लाई करने का काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर ऑफ मैनेजमेंट। बिना कोऑर्डिनेशन का हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसका पॉइंट होगा नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 बोला हमारा कि मैनेजमेंट इन इंडिया इज नेसेसरी, अननेसेसरी, लग्जरी, नन ऑफ दिस। तो जितने बिजनेस सेक्टर होते हैं, जितने भी बिजनेस सेक्टर होते हैं, हर सेक्टर के लिए मैनेजमेंट जो होता है वो नेसेसरी होता है। क्योंकि कार्य की शुरुआत मैनेजमेंट के आधार पर होती है। मैनेजमेंट नहीं होगा तो वर्क कंप्लीट होगा, लेकिन क्या होगा, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मैक्सिमम कॉस्ट लगेगा, कर सकते हैं उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, जो भी प्रोडक्शन हो पाएगा वो सही समय पर कंप्लीट नहीं पाएगा। तो उस वर्क को कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करने की क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट होना आवश्यक है। तो मैनेजमेंट क्या है, नेसेसरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला है कि किनके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। सही बात है। मैनेजमेंट के आधार पे सबसे मेन पॉइंट जो होता है इसका, इसमें एफिशिएंसी ग्रो करता है। और बाजार में सबसे बड़ा डिमांड, सबसे ज्यादा डिमांड जो होता है वो एफिशिएंसी का होता है, नॉलेज का। जितना आपका नॉलेज रहेगा उतना आपका बाजार में डिमांड होगा। तो किनके अनुसार बोला है कि मैनेजमेंट जो होता है वो इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल, मतलब व्यक्तियों का विकास है, डायरेक्शन नहीं, व्यक्तियों का विकास। किनके अनुसार, हेनरी फ्लो। इन्हीं के अनुसार बताया गया है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। गुड। इस ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला बोला गया क्वेश्चन, द मेन कॉजेज ऑफ स्लो प्रोसेस ऑफ इंडियन इज द लैक ऑफ। भारत की प्रगति की धीमी गति का मुख्य कारण का अभाव है, मुख्य कारण का अभाव है। क्या अभाव है सर, स्किल्स, पावर, मैनेजमेंट, सब बोला है, कुशल प्रबंध। मैनेजमेंट पावर है लेकिन क्या है, उस वर्क में एफिशिएंसी नहीं है।
तो इफिशियंसी को ग्रो करने के लिए आपको नॉलेज में ग्रो करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक जब आपका स्किल्स ग्रो करता है तो वह वर्क आपका स्पीड से बढ़ेगा। किसी भी वर्क को आप कंप्लीट करते हैं, लेकिन उस वर्क को अच्छे से कंप्लीट होने के लिए आपके स्किल्स का होना जरूरी है। तो इफिशियंसी मैनेजमेंट, कुशल प्रबंधन, कैसे उसको हम सही से अरेंज करें, कैसे उसको कंप्लीट करें ताकि हमारा वर्क ग्रो करने का काम करें। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए। अगला बोला है हमारा कि प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सजेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या है? मैनेजमेंट का सबसे प्राथमिक तत्व क्या है सर? बोला है सेटिस्फाइड एम्प्लॉय, लार्ज कैपिटल, बिग मार्केट, मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो इसका ऑप्शन होगा लार्ज कैपिटल, क्योंकि जितना हम ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा हमारा कैपिटल इन्वेस्ट होगा, उतना अपने स्किल्स के आधार पर हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ये प्राइमरी एलिमेंट्स, मैक्सिमम कैपिटल, ऑप्शन लार्ज कैपिटल। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी। अगला बोला हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब जस्ट बताया मैनेजमेंट का लेवल 3 होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। अगला बोला है द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का सामाजिक उत्तरदायित्व है टूवर्ड्स ऑल, सभी के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति। तो मैनेजमेंट का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ऑल सेक्टर के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन होगा टूवर्ड ऑल, सभी के प्रति। अगला बोला है सेम क्वेश्चन पेड कर दिया है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कथन किसका है? तो जस्ट बताए थे सर, हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल। अगला बोला है किसी भी देश के विकास में, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है किसका सर? सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो है एफिशिएंसी मैनेजमेंट। जब तक किसी भी देश में मैनेजमेंट पावर हमारा ग्रो नहीं करेगा, तब तक उस कंट्री का डेवलपमेंट नहीं पाता। आज हमारे विश्व डेवलप क्यों है? क्योंकि वहां का मैनेजमेंट जो है वो काफी काफी एफिशिएंसी है, काफी एफिशिएंट है, हमारा काफी कुशल मैनेजमेंट है। मतलब उस वर्क के आधार पे क्या करता है कि वहां के लोग क्या करते हैं, अपने स्किल्स पावर को बढ़ाने का होता है। किसी व्यक्ति का विकास सभी क्षेत्र में हो पाएगा, लेकिन क्या होगा, उनके पास स्किल्स होना जरूरी है। यदि उनका स्किल्स पावर ग्रो करता है तो ऑटोमेटिक उनका ग्रोथ हो पाता है, और उसका ग्रोथ हो पाता है तो ऑटोमेटिक सोसाइटी, समाज, कंट्री डेवलप होता है। तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट का मेन कारण जो होता है, सबसे मेन कारण वो होता है कुशल प्रबंधन। यदि आपके पास मैनेजमेंट पावर स्ट्रांग होता है तो किसी भी रूप से आप क्या कहते हैं, आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 बोला मेरा कि हाई लेवल मैनेजमेंट स्पेंड ऑन प्लानिंग पार्ट ऑफ टाइम, उच्च स्तरीय प्रबंधन नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है कितना परसेंट? 35%। 3 कैटेगरी होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल के तहत से कितना परसेंट होता है? 35%, 35%। अगला बोला है कि कुंडस ओ डोनल के अनुसार प्रबंध के कार्य है, कुंडस और डोनल के अनुसार प्रबंध के कार्य है। तो बोला है इनके अनुसार प्रबंध कितने कार्य? इनके अनुसार प्रबंध के 2 कार्य हैं, 2 कार्य, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के इनके 2 है। अगला बोला है कोऑर्डिनेशन इज एस्टिमेटेड बाय, समन्वय स्थापित किया जाता है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल दिया है, मिडिल लेवल दिया है और लो लेवल दिया है। गुड। तो कोऑर्डिनेशन के द्वारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन पीछे भी रिपीट कर, इसका ऑप्शन होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा गौर से देखेंगे। बोला हमारा क्वेश्चन कि हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? जिनको आया था फादर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल मैनेजमेंट के जो फादर थे उनका नाम क्या था? हेनरी फ्योल। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1851 में, ऑप्शन ए 1851। बोला है क्वेश्चन 2, प्रेरक मजदूरी नीति, इंसेंटिव वेजेस पॉलिसी शुड बी
सिंपल, जस्टिजन, साइंटिफिक, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी। पहला ऑप्शन होगा ए, अगला ऑप्शन होगा डी। बोला है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर थे उनका नाम क्या था? एफ डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, एफ डब्ल्यू टेलर। याद रखिए सर, मैनेजमेंट के फादर थे जिनका नाम था एफ डब्ल्यू टेलर। पीछे वो बता चुके थे हिंदी फ्यूल, वो रॉन्ग है। हिंदी फ्यूल नहीं, उनके फादर कौन है? एफ डब्ल्यू टेलर, जिनके द्वारा 14 प्रिंसिपल दिया गया है। कितना प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, बोला है कि वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है। साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ वर्कर आर इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट, एवरेज। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के आधार पर श्रमिकों के घंटों कार्य में क्या होते हैं? डिक्रीज, कमी होती है। क्योंकि उस सेक्टर में क्या होता है, उस काम को करने के लिए जब हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मैनेजमेंट जो होता है वो स्किल होता है, लेकिन उस स्किल्स में जब हम साइंटिफिक स्किल्स का यूज करते हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा वर्क जो होता है वो कम समय में ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन क्या होता है, हमारा जो टाइम होता है वो सेविंग होता है, वो टाइम हमारा बचता है। तो क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है सर? डिक्रीज होता है। बोला हमारा कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो बस जैसे पीछे बता चुके हैं, एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर। अगला बोला है वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्या होता है सर? मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम होता है। अगला बोला है हेनरी फ्यूल्स के प्रबंध के सिद्धांत है 14। ऑप्शन सी 14। अगला ऑप्शन बोला हमारा कि प्रबंध के सिद्धांत है प्रिंसिपल मैनेजमेंट, यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, ऑब्सोलेट, एब्सोलेट, व्यवहारिक, बिहेवियर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सर? इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा सी, एब्सोल्यूट, संपूर्ण। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला है कि अगला क्वेश्चन बोला है प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता कौन थे सर? प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता जो थे उनका नाम था फ्यूल। क्या नाम था? फ्यूल। ऑप्शन ए। प्रशासनिक मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या होता है? मतलब कर सकते हैं प्रशासन रूप से देखभाल, मतलब किसी प्रकार का सेक्शन हो गया, पॉलिसी हो गया, गवर्नमेंट रूलेशन हो गया, उन सारे सेक्टर को देखने वाला कौन था? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। हर बिजनेस सेक्टर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होता है जो वहां के कानून को देखता है, लॉ को देखता है, जिनका देखभाल होता है कि हमको कैसे हम लीगली ग्रो करने का काम करें। तो एक मैनेजमेंट सेक्टर होता है, इसका नाम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। किनके द्वारा? फ्यूल के अनुसार। फ्यूल के अनुसार। अगला बोला हमारा हेनरी फ्यूल का जन्म कहां हुआ था सर? बोला हमारा हेनरी फ्यूल का जन्म कहां हुआ था सर? तो हेनरी फ्यूल का जन्म कहां हुआ था? टर्की में हुआ था। टर्की में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? टर्की में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 जो बोला है हमारा, उसमें साफ साफ बोला है मैनेजमेंट के तहत कि एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है?
तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत हमारा है। तो इसमें साफ से बोला है हमारा कि किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल मैनेजमेंट में कौन सा हम वर्क यूज करेंगे जिससे हमारा वर्क इजी से कंप्लीट हो सके। इसका ऑप्शन ये बोला है हमारा सॉर्वम बोला है, लचीले बोला है, संपूर्ण व्यवहारिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का बिहेवियर, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत ये साफ साफ बोला गया है कि यदि आप किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं तो उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रास्ता होता है, वे होता है, वो आपका गुड नेचर होता है। यदि आप गुड नेचर या अच्छे बिहेवियर का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक जो वर्क टफ है, जो नहीं हो पा रहा है, ऑटोमेटिक मेरा वर्क जो होता है सही से कंप्लीट हो पाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत सबसे मेन मेरा प्रिंसिपल होता है बिहेवियर्स। तो पॉइंट नंबर होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन बोला है वैज्ञानिक प्रबंध का मूलाधार है, बोला है द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मानसिक क्रांति। क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध जो है, साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो डिपेंड करता है मेंटल रिवोल्यूशन पे, कि आपका जो सोच है, आपकी सोचने की प्रवृत्ति है, आपका जो सेंस है, वो किस सेंस के अनुसार आप वर्क कर पा रहे हैं। क्योंकि ऑटोमेटिक जैसे ही आप सोचते हैं आपका वर्क उसी अनुसार से डेवलप हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला 34 क्वेश्चन जो हमारा है भैया बोला है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है, इसके आधार पे जो लेबर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनका जो सैलरी होता है, रेम्युनरेशन, वो इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। बोला है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के पारिश्रमिक में क्या होती है। तो इस सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट के तहत जब कोई एम्प्लॉय किसी वर्क को अपनी स्किल बेसिस पे कंप्लीट कर पाता है तो ऑटोमेटिक कम समय में उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो कम समय में जब उसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिक उसका सैलरी जो है, रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक, उसको मिलने वाला वेतन, वो उसका इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सर, उसका ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला है क्वेश्चन 35 बोला हमारा कि वैज्ञानिक प्रबंध स्वामित्व के पक्ष में होता है। गुड। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो किन के फेवर में होता है, उसके पक्ष में होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला बोला है हमारा 36 बोला हमारा कि शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का डॉट डॉट किया जाता है। क्या किया जाता है? जब कोई एम्प्लॉय किसी फर्म में ज्वाइन करता है तो जब अपनी मैनेजमेंट स्किल्स पावर का यूज करता है तो उसका वो विरोध होता है। शुरुआत में हमेशा क्या होता है, फर्म में उसका नेगेटिव पॉइंट होता है, उसका विरोध होता है। बाद में उसकी स्किल बेसिस के आधार पर क्या होता है, उसका क्या होता है, विरोध नहीं होकर उसके काम को ध्यान देकर उसको डेवलप करने का काम किया था, मतलब उसको मोटिवेट करने का काम किया। तो इसका बोल रहा है स्टार्टिंग में एम्प्लॉय का जो वैज्ञानिक साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत उनका विरोध किया जाता है। पॉइंट नंबर बी, ध्यान देखिए, पॉइंट नंबर बी जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें सब्जेक्ट बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा। 37वां क्वेश्चन बोला हमारा, गौर से देखेंगे। 37 बोला है कि मेंटल वर्क, बोला है प्रश्न में कि मेंटल वर्क इज गुड, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो बोला है हमारा कि मेंटल कार्य होता है, किसमें यूज होता है सर? तो मेंटल कहा जाए तो सब में होता है सर, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है आपका प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्यों होता है? क्योंकि रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जब तक अपने स्किल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, अपनी मेमोरी पावर का यूज नहीं करेंगे, अपनी एफिशिएंसी का प्रयोग नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्शन जो होता है वो डेवलप, इंक्रीज नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सर। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? तो ऑप्शन दिया है प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, विशिष्ट प्रक्रिया, सार्वभौमिक, प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो गलत है हमारा, वो बोला ऑप्शन डी, प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं। अगला क्वेश्चन बोला हमारा वैज्ञानिक प्रबंध का प्रारंभ कब हुआ था? साइंटिफिक मैनेजमेंट जो रहता है इसका शुरुआत कब हुआ था? तो बेसिकली जानते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था, शुरुआत वो 1913 में हुआ था, 1913 में हुआ था, 1913 में हुआ था। याद रखेंगे सर, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है उसका यूटिलाइजेशन जो है, उसका प्रयोग सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1913 में। अगला बोला हमारा
कि वैज्ञानिक प्रबंधन से श्रमिकों को होता है, इसे जानते हैं बताए थे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से रेवोल्यूशन बढ़ता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट से जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनके नॉलेज में इंक्रीज होता है, तो उनको एक तरह से बेनिफिट होता है, मतलब प्रॉफिट। ये सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन हो गया हमारा, जिसको आप एक से दो बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अगला बोला है हमारा कि wages given to workers in traditional management was, परंपरागत प्रबंधन में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है कम, अधिक, अधिकतम या सामान्य। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कम दिया जाता है। हमने कहीं क्या देता है, कम दिया जाता है। अगला बोला है कि वैज्ञानिक प्रबंधन में टेलर ने प्रयोग किए गए क्या प्रयोग किया है, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, ऑल। तो साइंटिफिक मेजरमेंट टेलर द्वारा सभी स्टडी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑल हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी, ऑल। अगला बोला है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 में कि मानसिक क्रांति मूलाधार है, मानसिक क्रांति मूलाधार है किस पर डिपेंड है सर? तो जैसे हम पीछे बता चुके, क्वेश्चन रिपीट किया है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ऑप्शन ए साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्योंकि टेक्नोलॉजी के आधार पर यदि आप वर्क करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो आपका वर्क जो होता है वो ग्रो करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बोला है व्यवसायिक वातावरण को मदद नहीं करता है, कौन मदद नहीं करता है? तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि व्यवसायिक वातावरण को कौन मदद करता है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चितता, सर्टेनली, निश्चितता, ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला है क्वेश्चन 45 बोले हमारा कि व्यवसाय की आर्थिक वातावरण को कौन प्रभावित करता है? व्यवसाय के मतलब बोला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, व्यवसाय की आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि जैसे आपका इकोनॉमी होगा वैसे आपका जो बिजनेस होता है डेवलप करने का काम करता है, उसको इफेक्ट करने का सबसे मेन कारण होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नाम में ही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन बोला है 46 में भारत में उदारीकरण की नीति रही है, तो उदारीकरण जो होता है इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। गुड, ये लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन जो होता है हमारा, तो जब हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 पास हुआ था, तो उस कंडीशन हमारा एलपीजी पास हुआ था। तो एलपीजी जो होता है उसमें लिबरलाइजेशन होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है और ग्लोबलाइजेशन होता है। तो उस कंडीशन में लिबरलाइजेशन नीति जो हमारा है वो हमारा सक्सेसफुल है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में यदि आप लिबरल होकर काम करते हैं, किसी भी कंडीशन में या किसी भी मैनेजमेंट सेक्टर के तहत किसी वर्क को जो कंप्लीट करते हैं, तो उस कंडीशन में मैनेजमेंट कर्ता द्वारा जब लिबरल का यूज किया था, लिबरलाइजेशन का यूज किया जाता है, तो वह उसका वर्क जो होता है ऑटोमेटिक ग्रो करता है। लिबरलाइजेशन में वह सभी को ध्यान रख के कम करता है, और जो रूल बनाता है, रूल कंडीशन, वो सबके लिए इक्वल बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सक्सेसफुल। 47 क्वेश्चन बोला हमारा कि नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई है, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई है, ये हमारा जुलाई 91। तो बेसिकली बता चुके थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारा है जिसमें एलपीजी पास किया गया था 91 में, तो बेसिकली कौन से मंथ में? तो जुलाई 1991 में। अगला हमारा बोला है कि मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है इसका मेन जो कंपोनेंट है वो क्या हमारा है? तो दिया हुआ है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ये तीनों होगा सर, ऑल। लिबरलाइजेशन होता है कि वर्क को आप लिबरल कंप्लीट करते हैं उदारनीति नीति द्वारा। ग्लोबलाइजेशन होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस के तहत क्या होता है, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्क करते हैं तो उस कंडीशन में ग्लोबलाइजेशन होता है, जिसमें हर कंट्री अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का काम करते हैं ग्लोबलाइजेशन के आधार पे। और प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जितने भी हमारा वर्क होता है, जितना भी हमारा प्रोडक्शन होता है, वो प्राइवेट सेक्टर के तहत बांट दिया जाता है, वो होता है प्राइवेटाइजेशन, जिसमें क्या होता है कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान से देखेंगे। 49 बोला हमारा निम्नलिखित में कौन सा व्यवसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? तो साफ साफ बोला है अनिश्चितता, कर्मचारी, संबद्धता या झंझट। तो इसमें साफ साफ ऑप्शन होगा जो हमारा है वो है कर्मचारी। कैसे? कर्मचारी। अगला हमारा क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, वो बोला हमारा सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? सामाजिक वातावरण का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन दिया है मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय संविधान या परिवार की संरचना। परिवार की संरचना। तो मेन इसमें मेन हमारा जो है उदाहरण है परिवार की संरचना, परिवार की
संरचना। अगला बोला है 51 क्वेश्चन में कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि बता चुके थे कि न्यू टर्म पॉलिसी के तहत जब एलपीजी पास किया गया था जुलाई 1991 में, तो उस कंडीशन में ग्लोबलाइजेशन के तहत दो कंट्री के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहता है। तो उसमें था विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, ये होता है ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग। अगला क्वेश्चन बोला हमारा 52 में कि उदारीकरण का अर्थ है, सेम क्वेश्चन है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण। अगला बोला है हमारा प्लानिंग इज भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या समय, ऑल टाइम के लिए। तो 53 जो क्वेश्चन हमारा है इसका ऑप्शन होगा ऑल टाइम। क्या होगा सर? ऑल टाइम, ऑल टाइम, ऑप्शन नंबर डी। अगला बोला है नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है। नियोजन जो है वो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन हमारा है 54 में, इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, एलन। याद रखिए सर, एलन। अगला बोला है हमारा कि बजट का अर्थ क्या होता है। तो बेसिकली बजट क्या होता है? बजट जो होता है इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करने का एक मेथड होता है जिसमें आय और खर्च को दिखाया जाता है। अपने आय और खर्च को सही रूप से मैनेज करना ही बजट कहलाता है। अपने आय एवं खर्च को सही रूप से मैनेज करना क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। तो यह बोला है कि बजट का अर्थ होता है, तो बजट का अर्थ बोला है, बजट का अर्थ वो बोला हमारा ऑप्शन बोला है निष्पादन के लिए भविष्य के कार्यकलाप के लिए संसाधनों का सही वितरण, आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। तो ऑप्शन नंबर डी होगा आशान्वित परिणाम का अंकों में वितरण। अगला बोला है नियोजन सभी प्रबंध क्रियाओं का क्या है सर? नियोजन सभी प्रबंध क्रियाओं का क्या है? ये प्रारंभ और अंत दोनों है, क्योंकि प्लानिंग किसी भी वर्क को जब शुरुआत किया जाता है, किसी वर्क को जब शुरुआत करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा प्लानिंग जो होता है वो ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग होता है। मतलब कह सकते हैं कि कार्य की शुरुआत ओपनिंग के तहत की जाती है और क्लोजिंग के तहत की जाती है नियोजन के आधार पर। यदि आप प्लानिंग नहीं करते हैं तो कार्य की शुरुआत भी नहीं पाती है, अंत भी नहीं होती है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, प्रारंभ और अंत दोनों के लिए, मतलब बिगिनिंग के लिए भी और एंड के लिए भी हमारा प्लानिंग का होना आवश्यक है। अगला बोला है क्वेश्चन 47 में प्लानिंग इज इसका बोला है हमारा यह एक मेंटल प्रोसेस है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी वर्क का शुरुआत करता है तो मेंटली वह सोचता है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वह कार्य की शुरुआत कैसे करे। तो उसका एक प्रकार का मेंटल प्रोसेस होता है। जब तक वो सोचने की शक्ति नहीं रहेगा तब तो वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला बोला है एक अच्छी योजना होती है फ्लेक्सिबल, लोचपूर्ण। क्या होती है? ऑप्शन सी, लोचपूर्ण। अगला बोला है 59 में कि निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? समय की बर्बादी, नियंत्रण का आधार, कठोरता या अत्यधिक लागत। इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, नियंत्रण का आधार। अगला क्वेश्चन बोला है नियोजन प्रबंध का कार्य है। नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है? तो जैसा कि जानते हैं कि 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, जिसमें पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। तो कह सकते हैं प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध जो होता है, नियोजन जो होता है, वो प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। इसका ऑप्शन ए होगा सर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोला है नियोजन आधारित है। तो जैसा कि हम बता चुके थे कि नियोजन जो है वो 20 से किस पे सर? पास्ट पे, इसमें भूतकाल पे। अगला बोला हमारा एक ऐसी विधि जो कार्य को पूरा करती है। तो ऑप्शन दिया है प्रोसेस, इंडस्ट्री, ऑब्जेक्ट एंड ट्रेड। जिसका ऑप्शन होगा प्रोसेस, क्योंकि एक प्रोसेस के आधार पे ही कार्य को शुरुआत किया जाता है और एक प्रोसेस के आधार पे ही कार्य का अंत किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 63 में कि कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन दिया है नियोजन, प्रबंध, संगठन, नियंत्रण।
इसका ऑप्शन बी होगा प्रबंध, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के आधार पे वर्क को शुरुआत नहीं कहता है, बिना मैनेजमेंट के उस फंक्शन को, उस प्रोग्राम को शुरुआत नहीं कहता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। अगला बोला है 64 में, 64 बोला हमारा 64 के नियोजन में शामिल है प्लानिंग इन्वॉल्व्स व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, या ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन क्या होगा सर? ऑल ऑफ दिस। अगला बोला है हमारा 65 में, जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार होते हैं। तो जॉर्ज और टेरी के अनुसार मैनेजमेंट के जो टाइप्स होते हैं वो जैसा कि बताया गया है हमारा, इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी, 4 होते हैं। जैसे पीछे क्वेश्चन बता चुके थे कि इनके अनुसार मैनेजमेंट को 4 भाग बांटा गया है, ऑप्शन होगा सी। अगला बोला है हमारा 66 में, 66 क्वेश्चन बोला है हमारा संगठन प्रक्रिया में निहित है सम्मान कार्य का सामूहिकरण, कार्य का विभाजन, उपयुक्त व्यक्तियों का कार्य सौंपा जाना, या कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। ध्यान से कि संगठन प्रक्रिया में निहित है, इसका ऑप्शन होगा कोई नहीं। अगला क्वेश्चन 67, संगठन में पक्षपात नहीं होता है, संगठन में पक्षपात नहीं होता है। तो जैसा कि जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। इसका ऑप्शन होगा मेरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा सर? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन। अगला क्वेश्चन 68 जो हमारा क्वेश्चन है, 68 क्वेश्चन में जो बोला है हमारा, उसमें बोला संगठन स्वतः निर्मित होता है, संगठन स्वतः निर्मित होता है फंक्शनल, इनफॉर्मल, फॉर्मल या डिविजनल, क्रियात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक, विभागीय। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक। क्या होगा सर? अनौपचारिक। अगला बोला है डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, भारापन किया जाता है। डेलीगेशन होता क्या है? डेलीगेशन होता है कि किसी भी एम्प्लॉय में, किसी भी एम्प्लॉय के पास जो भी स्किल्स होते हैं, क्योंकि एक फर्म में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, जितने भी कैटेगरी के लेवल के वर्कर होते हैं, हर वर्कर का जो स्किल्स पावर होता है वो अलग अलग होता है। तो उसी स्किल बेसिस के आधार पे जब उनको वर्क सौंपते हैं, कार्य सौंपा जाता है, तो वर्क उनके लिए डेलीगेशन कहलाता है। भारापन मतलब योग्यता के अनुसार कार्य सौंपना, उनकी नॉलेज के अनुसार कार्य जो सौंपते हैं वो उनका डेलीगेशन कहलाता है। तो बोला है भारापन किया जाता है, भारापन किया जाता है, तो बोला है अधिकार का, ऑथोरिटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोला हमारा उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, अधीनस्थ का, अधिकारी का, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा ए सी, ए एंड बी, ए तथा बी दोनों का, बोथ ए एंड बी। अगला 71 क्वेश्चन बोला है हमारा बड़े आकार वाले उपक्रम में भारापन होता है, बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए भारापन होता है हमारा वॉलंटरी, नेसेसरी, कंपल्सरी, नन ऑफ दिस। तो जब भी बड़े प्रकार के फर्म आपको इंटरेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, तो उसमें जो डेलीगेशन होता है वो कंपल्सरी होता है। यदि उसमें डेलीगेशन को नहीं यूज करते हैं तो उस कंडीशन में लॉसेस होने की संभावना होती है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कंपल्सरी। अगला बोला हमारा फॉर इफेक्टिवनेस डेलीगेशन इज नेसेसरी, फॉर इफेक्टिवनेस डेलीगेशन इज नेसेसरी, प्रभावी भारापन के लिए आवश्यक है, प्रभावी भारापन के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। संपर्क की सुविधा, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, अधिकारों का स्पष्ट स्पष्टीकरण, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अगला 73 क्वेश्चन बोला हमारा, 73 क्वेश्चन बोला हमारा कि प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? यह हमारा ऑप्शन, ऑप्शन दिया अधिकार, मानव शक्ति, प्रोत्साहन या प्रोन्नति। तो अधिकार का होना आवश्यक है। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपा नहीं जाता है, जब तक अधिकार सौंपा नहीं जाता, तब तक हमारा कोई वर्क सक्सेसफुल नहीं होता है। इसका ऑप्शन ए होगा, अधिकार। अगला बोला है कि कुंडस ए डोनल के अनुसार, कुंडस ए डोनल के अनुसार मैनेजमेंट को कितने भाग बांटा गया है? तो कुंडस डोनल के अनुसार मैनेजमेंट को जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका जो प्रोसेस है उसको 7 स्टेप बांटा गया है। कितने स्टेप बांटा गया? 7। ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला बोला है गलत संगठन,
गलत संगठन संरचना व्यवसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहां तक कि उसे नष्ट कर देती है। यह कथन है, तो ये कथन किसका है? ड्रकर का। ऑप्शन नंबर ए ड्रकर, ड्रकर याद रखेंगे सर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, संगठन स्वतः निर्मित होता है। संगठन जो है वह स्वतः निर्मित होता है इनके आधार पे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शन, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा इनफॉर्मल। क्या होगा? इनफॉर्मल। ऑप्शन बी। अगला बोला है, अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई आती है। अधिकार सौंपने के मार्ग में कठिनाई जो आती है, कौन आती है? कितने प्रकार की आती है? 3, 4, 2 या 5? तो ऑप्शन ए होगा 3। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन नंबर ए मतलब 3 प्रकार, 3 कठिनाई आती है। 78 बोला है हमारा, 78 क्वेश्चन बोला है हमारा कि संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहत योजना जानी जाती है। तो सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट प्राप्त करने का जो ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? पॉलिसी। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तहत जब कंप्लीट किया जाता है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को अप्लाई करना आवश्यक, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को यदि अप्लाई नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? फर्म को लॉसेस का सामना करना। तो उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पॉलिसीज को अप्लाई करना अत्यंत आवश्यक है। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू बोला है अधिकार का धारण, अधिकार का वितरण, लाभ केंद्र का निर्माण या नया केंद्र खोलना। तो इसका ऑप्शन ए होगा अधिकार का धारण, रेशनल अथॉरिटी, अधिकार का धारण। अगला क्वेश्चन बोला है कि द स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो जैसा कि जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्टेप जो होते हैं हमारा, वो हमारा 6 होता है। कितना होता है सर? 6। द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, ऑप्शन सी होगा 6, नंबर 6। अगला बोले हमारा, कर्मचारियों की शिक्षा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, व्यवहारिक संगठन। इसका ऑप्शन होगा अनौपचारिक संगठन। क्या होगा सर? अनौपचारिक संगठन। याद रखेंगे सर, अनौपचारिक संगठन 2 होता है, एक होता है फॉर्मल, इनफॉर्मल। इसका ऑप्शन होगा इनफॉर्मल। अगर बोला है कि अनौपचारिक संगठन की दशाएं में सताएं होती है, सताएं होती है। क्या? विकेंद्रीकरण, विकेंद्रित, केंद्रित, समान रूप से, या कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा डी, कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा सर? कोई नहीं। अगला बोला हमारा के लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जाता है गोपनीय कार्य के लिए। गुड, क्योंकि जब भी हम सेक्रेटरी के आधार पर वर्क करते हैं तो उसमें अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जाता है। उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, गोपनीय कार्य। गोपनीय के लिए किसी वर्क को जब सक्सेसफुल रहता है तो उस कंडीशन में उस कार्य के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है उसको गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि फर्म यदि किसी प्रकार का बिजनेस होता है तो उस बिजनेस को डेवलपमेंट जो किया जाता है उस सेक्रेटरी के आधार पर ही किया जाता है। इसका ऑप्शन होगा हमारा गोपनीय कार्य। अगला बोला हमारा, मनी स्पेंड और स्टाफिंग, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है, धन की बर्बादी, नेसेसरी, विनियोजन, या नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा विनियोजन, इन्वेस्टमेंट। क्या सर? इन्वेस्टमेंट। अगला बोला हमारा 85 क्वेश्चन, नियुक्तिकरण है संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध कार्य, या ऑल ऑफ दिस। तो स्टाफिंग जो होता है, स्टाफिंग होता है कैसे? यदि प्रश्न पूछा जाए कि व्हाट डू बाय स्टाफिंग, तो स्टाफिंग मतलब होता है कि किसी भी फर्म में या किसी भी बिजनेस में पद के अनुसार एम्प्लॉय को हायर करना ही स्टाफिंग है। कहने का मतलब है कि इट इज ए थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन होता है। और इसके अनुसार फर्म में जो भी पोस्ट खाली होता है, जो भी विभाग खाली होते हैं, उस विभाग के अनुसार एम्प्लॉय को हायर करना ही स्टाफिंग कहलाता है। इसके तब बोला नियुक्तिकरण क्या है सर? संगठन का भाग है, कर्मचारी प्रबंध कार्य, या ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला हमारा 86 में कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, नेसेसरी, अननेसेसरी, कंपल्सरी। तो नेसेसरी आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देते हैं, जब तक कर्मचारियों को ट्रेनिंग देता है, तब तक वो एम्प्लॉय होता है उस वर्क को सही रूप से कंप्लीट नहीं कर पाता है।
तो किसी भी एम्प्लॉय द्वारा काम कराने के लिए उनको ट्रेनिंग देना आवश्यक है। ऑप्शन होगा ए, नेसेसरी। अगला 87 कुछ बोला है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व्स, कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। किसी भी एम्प्लॉय को जब हम डेवलप करेंगे, किसी भी एम्प्लॉय द्वारा जब काम कंप्लीट करवाएंगे, तो काम को कंप्लीट करने के लिए उनको मोटिवेशन जरूर देंगे सर, उनको प्रमोशन देंगे, उनका ट्रांसफर करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। जब तक ये सभी यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उनका क्या होता है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्योंकि हर एम्प्लॉय जब ग्रो करता है तो बी लेवल के आधार पर ही टॉप लेवल में, तो जब तक वो कार्य की शुरुआत की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता स्टेप बाय स्टेप, तब तक वो हाई लेवल का जो वर्क है उसको सीख नहीं पाता है। तो उसके लिए इस सबका होना आवश्यक है, प्रमोशन भी आवश्यक है, ट्रांसफर आवश्यक है और ट्रेनिंग आवश्यक है। इसका ऑप्शन होगा डी, ये ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला है क्वेश्चन 88 में, 88 बोला हमारा, विकास का उद्देश्य है, विकास का उद्देश्य है योग्यता में श्रेष्ठ निष्पादन पद्धति में औषधि, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। बोला मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या इंक्लूड है, रिक्वायरमेंट बेस्ड सिलेक्शन में ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण, या ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन भी ऑल ऑफ दिस मेथड है ट्रेनिंग का। अगला क्वेश्चन, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व तो है लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। याद रखेंगे सर। अगला बोला है मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिक्वायरमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला हमारा स्टाफिंग इज बोला हमारा पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। स्टाफिंग जो होता है इस सभी का पार्ट होता है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला हमारा पदोन्नति, प्रमोशन और स्थानांतरण, ट्रांसफर कर्मचारियों की भर्ती में मुख्य क्या है सर, वर्क है, ऑब्जेक्ट है, सोर्स है या इंपॉर्टेंस है? क्या है सर, ये क्या पूछा, इंपॉर्टेंस है। तो इसका ऑप्शन होगा ये सोर्स है सर, क्योंकि जब तक इस सोर्स का यूज नहीं करेंगे ना तो उसका प्रमोशन होगा ना तो उसका ट्रांसफर होगा। गुड। प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए सोर्स का होना आवश्यक है, क्योंकि किसी एम्प्लॉय के पास कितना भी स्किल क्यों ना हो जाए, जब तक उस स्किल के आधार पर उसको रिसोर्स नहीं देंगे, साधन नहीं देंगे, तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। अगला बोला है किसी के कम जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण को, किसी के कम जिम्मेदारी के पद पर स्थानांतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा प्रमोशन, डिमोशन, नन, ऑल। इसका आंसर होगा डिमोशन, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला बोला हमारा कि किसी कर्मचारियों को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना हो क्या कहलाता है? तो हम सब जानते हैं कि एम्प्लॉय को एक कार्य के पश्चात दूसरे कार्य में जब भेजते हैं तो हमारा ट्रांसफर कहलाता है। क्या कहलाता है? नाम भी स्पष्ट है कि वर्क कुछ और कर रहा था, जब उसको दूसरा कार्य सौंपते हैं तो बेसिकली नॉर्मल डिमांड में क्या कहलाएगा, ट्रांसफर। क्या कहलाएगा सर? ट्रांसफर कहलाएगा। तो ऑप्शन ए होगा ट्रांसफर। अगला बोला है डायरेक्शन इज कंपल्सरी, नेसेसरी, अननेसेसरी या वेस्टेज टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिवार्य, कंपल्सरी। क्योंकि जब तक हम डायरेक्शन नहीं देंगे, जब तक उसको हम वे नहीं बताएंगे कि काम को कैसे कंप्लीट करना है, तब तक वो कार्य की शुरुआत नहीं कर पाए। इसका ऑप्शन होगा अनिवार्य, कंपल्सरी। अगला बोला हमारा डायरेक्शन इज, निर्देशन है, निर्देशन है क्या सर्वव्यापी, निष्पादन की निर्देश क्रिया, ये सभी। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला निर्देशन के प्रबंध की डॉट डॉट स्तर पर आवश्यकता होती है, सभी स्तर पर। तो जानते हैं जैसा कि मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लो लेवल होता है। तो तीनों लेवल के आधार पर क्या करते हैं, डायरेक्शन के आधार पर काम करते हैं।
तो इसके अंदर ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। बोला है कि मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन आर, इसका एलिमेंट जो होता है वो चार होता है। एलिमेंट क्या होता है? चार। डायरेक्शन का फोर एलिमेंट्स होता है। पहला होता है हमारा, पहला होता है लीडरशिप, दूसरा होता है मोटिवेशन, तीसरा होता है कम्युनिकेशन। लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, और चौथा जो होता है हमारा लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, और चौथा जो होता है नाम भूल रहे हैं बता देंगे। इसके लिए चार एलिमेंट्स होता है। कितने एलिमेंट्स होता है? चार एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर निर्देशन, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एलिमेंट जो होता है वो हमारा बोला है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑल ऑफ दिस। तो जैसे बताए थे कि डायरेक्शन का जो होता है वो मेन चार एलिमेंट्स होता है, जिसमें पहला होता है सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसमें पहला आपका होता है लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, और आपका एक होता है सुपरविजन। ये चार हमारा एलिमेंट्स होता है हमारा। अगला बोले हमारा क्वेश्चन, सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सुपरविजन इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये कौन सा होता है सर? सुपरविजन जो होता है ये हमारा लो लेवल का मैनेजमेंट होता है। क्या होता है सर? गुड। अगला बोला हमारा, अगला बोला है ग्रिप पॉइंट है। ग्रिप पॉइंट है क्या है सर? औपचारिक संचार, संचार में बाधा, समस्तर संचार या अनौपचारिक संचार। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा, बैरियर ऑफ इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन, प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है। प्रभावी संदेशवाहन में बाधा है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द वर्क, उपयुक्त सभी। लैंग्वेज भी, डिस्टेंस भी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी, इसका ऑप्शन होगा डी, उपयुक्त सभी। अगला बोला है हमारा कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? रिटेन, वर्बल, फॉर्मल, ऑल ऑफ द अबव। तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अगला बोला है निर्देशन संबंधित है, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ऑल ऑफ दिस। इसका ऑप्शन भी होगा ऑल ऑफ दिस। नाम में छुपा हुआ है कि इसका यूटिलाइज करते हैं ऑल सेक्टर में। इसका संबंध सभी सेक्टर से, टॉप से भी है, लो से भी है, मिडिल से भी है। क्वेश्चन 107 बोला है प्रोविजन है नेसेसरी, अननेसेसरी, विशिष्ट टाइम, नन ऑफ दिस। सुपरविजन जो जरूरी होता है हमारा, जिसके लिए बोले हमारा अननेसेसरी। सुपरविजन होता क्या है? सुपरविजन होता है कि जब आप डायरेक्शन देते हैं तो डायरेक्शन के सबसे मेन एलिमेंट जो होता है हमारा वो सुपरविजन होता है। तो जिस सुपरविजन के आधार पे ही वर्क को डिवाइड किया जाता है और एम्प्लॉय अपने अपने स्किल के आधार पर वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसका होगा नेसेसरी। अगला बोला हमारा सुपरविजन इज द लिंक बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला हमारा सुपरविजन इज द लिंक बिटवीन, बोला टॉप एंड मिडिल, वर्कर्स एंड मिडिल मैनेजमेंट, वर्कर एंड लोअर मैनेजमेंट, वर्कर एंड डायरेक्टर, वर्कर एंड डायरेक्टर। इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, वर्कर एंड मिडिल मैनेजमेंट। गुड। सुपरविजन जो होता है उसका लिंक जो होता है वो कर्मचारी और निम्न प्रबंधन से होता है हमारा। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे नेता में के लिए कौन सा गुण होना आवश्यक है? तो ऑल ऑफ दिस होगा सर। गुड। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि व्यवसाय में संचार की प्रभावपूर्ण पद्धति का होना क्यों आवश्यक है? कहने मतलब है कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा बिजनेस के लिए क्यों आवश्यक है? टू गाइड, टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा तब तक किसी न किसी रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि द लीडर्स टेक्स वर्क फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, नेता अधीनस्थों से कार्य लेता है। बोला हमारा कि नेता अधीनस्थों से कार्य लेता है बाय टैक्ट, चातुर्य से, चातुर्य से। अगला क्वेश्चन बोला हमारा प्रभावी संदेशवाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अस्पष्ट, अस्पष्ट। अगला क्वेश्चन बोला हमारा
113 कि संदेशवाहन जाल के प्रकार होते हैं। संदेशवाहन जाल के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो उसके 6 प्रकार होते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप एक या दो बार देखेंगे तो आपका सिर्फ 12 का मैनेजमेंट नहीं, बेसिकली किसी भी सेक्टर में यदि आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उस सेक्टर के तहत आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन बोला है द मैनेजर इज बोला हमारा बॉस, ऑनर, लीडर। तो इसका ऑप्शन होगा सी, लीडर, नेता के रूप में। अगला क्वेश्चन बोला हमारा सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर्स। बोला है पर्यवेक्षक कर्मचारियों का क्या होता है? पर्यवेक्षक कर्मचारियों का जो होता है वो मित्र भी होता है, मार्गदर्शक भी होता है, दार्शनिक। इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला है द लीडरशिप इज अंतर दिया है समय की बर्बादी, आवश्यक, धन की बर्बादी, अनावश्यक। तो डायरेक्शन के लिए लीडरशिप का होना अत्यंत आवश्यक है। इसका पॉइंट होगा ऑप्शन बी, आवश्यक, क्योंकि जब तक लीडरशिप नहीं हो पाता है तब तक फर्म में जितने वर्कर होते हैं वो काम को सही से कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर किसी का डायरेक्शन नहीं हो पाता है। और लीडरशिप जो होता है वो ये बताता है कि काम को कैसे कंप्लीट किया जाए, इसलिए डायरेक्शन का मेन एलिमेंट्स होता है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला है मोटिवेशन मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए सामूहिक व्यक्तित्व, हित, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बोला हमारा परमिशन तत्व है, किसका तत्व है सर? लीडरशिप का, प्लानिंग का, डायरेक्शन का, नन ऑफ दिस। हम बेसिकली जानते हैं सुपरविजन जो होता है ये डायरेक्शन का एलिमेंट्स होता है, क्योंकि बेसिकली डायरेक्शन का 4 एलिमेंट्स होता है, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और हमारा मोटिवेशन। कंट्रोल इज द मैनेजमेंट फंक्शन, कंट्रोल इज द मैनेजमेंट फंक्शन। क्या ये कौन सा कार्य है? अनिवार्य है, आवश्यक है, तो ये अनिवार्य है सर, आवश्यक, अनिवार्य है, ऑप्शन ए। अगला बोला है नियंत्रण आवश्यक है, नियंत्रण आवश्यक है। तो नियंत्रण आवश्यक है किसके लिए सर? तो नियंत्रण आवश्यक है हमारा लघु, मध्यम, बड़े आकार, वही हो गया टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन 121 बोला हमारा प्रभावी नियंत्रण है स्थिर, निर्धारित, गणितात्मक, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन होगा हमारा स्थिर। क्या ऑप्शन होगा? स्थिर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा नियंत्रण प्रबंध का कार्य है फर्स्ट, लास्ट, थर्ड, सेकेंड। तो जैसा जानते हैं मैनेजमेंट का 5 फंक्शन होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोल एंड डायरेक्शन। तो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। तो ऑप्शन होगा हमारा लास्ट, बी। देखिए गौर कीजिएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिखा है और ये लास्ट लिखा है, फिफ्थ नहीं लिखा है, लास्ट लिखा है। तो ऑप्शन बी होगा, कंफ्यूज देगा आपको क्वेश्चन में। अगला बोला है नियंत्रण प्रबंध का पहलू है सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक तथा भौतिक। इसका ऑप्शन होगा बी, व्यवहारिक। अगला बोला क्वेश्चन कि प्रबंध के नियंत्रण किया जाता है, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, बोला हमारा बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट, बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, बाय टॉप लेवल, या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा बाय ऑल लेवल ऑफ मैनेजर। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा नियंत्रण संबंधित है, किससे संबंधित है सर? परिणाम, कार्य, प्रयास या इनमें से नहीं। इसका ऑप्शन होगा ए, परिणाम। ऑप्शन क्या होगा? परिणाम। अगला बोला है नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, क्या मुख्य उद्देश्य है? भिन्नता, विचलन, सुधार या हानि। इसका मेन है सुधार, क्योंकि जब तक हम जस्टिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हमारा कंट्रोल डेवलप नहीं कर पाएगा। इसका ऑप्शन होगा सी, जस्टिफिकेशन, सुधार। अगला क्वेश्चन बोला है नियंत्रण क्रिया है, कंट्रोल इज एन एक्टिविटीज
तो इसका ऑप्शन दिया है महंगी, सस्ती, अनार्थिक, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए होगा महंगी। अगला बोला है नियंत्रण का कर्मचारी कर सकते हैं विरोध, बाय इम्प्लाई कंट्रोल इज, ऑप्शन दिया है विरोध, समर्थन, पसंद, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए होगा विरोध। अगला क्वेश्चन बोला है व्यवसाय उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है, व्यवसाय उपक्रम में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बोला है व्यवसाय की स्थापना के समय, व्यवसाय के संचालन के समय, व्यवसाय वर्ष के अंत में, निरंतर। इसका ऑप्शन होगा डी निरंतर। अगला क्वेश्चन बोला है बजटरी नियंत्रण प्रबंध का, बजटरी नियंत्रण प्रबंध का क्या होता है सर, तो ऑप्शन दिया है इसका कार्य, हिस्सा, स्थापन, उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा स्थापन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा बजट एक डॉट डॉट अवधि के लिए क्या कहता है, तो किसके, निश्चित अवधि के लिए, क्योंकि जब भी बजट होता है तो इसका समय अवधि होता है एक साल, क्या होता है सर, इसका टाइम ड्यूरेशन होता है 1 ईयर। तो साफ साफ बोला है कि बजट एक डॉट डॉट अवधि के लिए क्या कहता है, तो निश्चित अवधि के लिए, क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 1 ईयर के लिए होता है। बजट होता है क्या सर, अपने इनकम या एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट करना ही बजट कहलाता है। अगला बोला है बजट प्रबंध की नीति का विवरण होता है, विवरण होता है फाइनेंस, फाइनेंस, वर्क, नॉन फाइनेंस, तो ऑप्शन होगा ए फाइनेंशियल। अगला बोला हमारा कि बजट अल्पकालीन, दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाती है, तो किसके लिए बनाती है, तो होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर सी फाइनेंशियल। बजट जो है अल्पकालीन दीर्घकालीन बनाते हैं फाइनेंशियल के लिए, ऑप्शन नंबर सी वित्तीय। गुड। अगला हमारा है 134 क्वेश्चन कि बजट के प्रकार होते हैं, तो बजट के 4 प्रकार होते हैं, बजट के 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन सी। अगला बोला है वित्तीय प्रबंध है, वित्तीय प्रबंध क्या है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है कि जिस फर्म को आपके द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है उस फर्म में जब आप जिस फाइनेंस को इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट का सही रूप से डाटा तैयार कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो बोला है हमारा ये क्या है सर, आर्ट है कि साइंस, बोथ, तो ऑप्शन होगा सी बोथ, आर्ट एंड साइंस दोनों। अगला क्वेश्चन बोला है वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया जाता है, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया जाता था, ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी 1930 से 1940, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला हमारा वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा क्या है सर, कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, या दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी होगा कोषों को प्राप्त करना और कोषों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन बोला है वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य क्या है सर, इसके मुख्य कार्य बोला है कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, कोषों का आवंटन, या सभी, तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बोला है वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है किसका, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, वित्तीय विनियोग, लाभांश, या इनमें से कभी, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 140 क्वेश्चन बोला हमारा बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है, बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है बचत खातों पर, चालू खातों पर, मियादी जमा खातों पर, टर्म डिपॉजिट, या इनमें से सभी, जिसका ऑप्शन होगा सी मियादी जमा खातों पर। गुड, मियादी जमा खातों पर याद रखिए सर, टर्म डिपॉजिट, जिस टर्म के अनुसार डिपॉजिट करेंगे उसी टर्म के अनुसार क्या होगा, आपको फैसिलिटी मिलेगा। अगला बोला हमारा 141 स्थायी पूंजी की आवश्यकता डॉट डॉट अवधि के लिए होती है, अल्पकालीन अवधि, दीर्घकालीन अवधि, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन होगा ए फॉर शॉर्ट पीरियड, फॉर शॉर्ट पीरियड, अल्पकालीन अवधि के लिए, अल्पकालीन अवधि के लिए। अगला बोला है डॉट डॉट व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की
संपत्तियां होती है जो कि विक्रय के लिए नहीं होती है, विक्रय के लिए नहीं होती। साफ साफ क्वेश्चन क्या बोले, देखिए व्यवसाय के संचालन में प्रयुक्त अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की संपत्तियां होती है जो विक्रय के लिए नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन होगा फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति। क्योंकि किसी भी फर्म में जब हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं, किसी भी फर्म में प्रोडक्शन के लिए किसी भी फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, तो उसको तुरंत बेचा नहीं जाता है, उसको लॉन्ग टाइम में यूज करते हैं, तो उसका पॉइंट होगा ए, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। लॉन्ग टाइम के बाद बेच सकते हैं सर, लेकिन शॉर्ट टाइम के बाद बेच नहीं सकते। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा 143 क्वेश्चन बोला है हमारा कि चालू संपत्ति का उपयोग ही भविष्य की डॉट डॉट जेएस मिल द्वारा कहा गया था, क्या क्या आता है सर? तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सर, ऑप्शन होगा हमारा, इसका भी ऑप्शन होगा हमारा फिक्स कैपिटल। क्या कहलाएगा? फिक्स कैपिटल। इनके द्वारा क्या? जेएस मिल के द्वारा, जेएस मिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन बोला हमारा 144 बोला हमारा कि स्थायी पूंजी का साधन नहीं है। कौन सा स्थायी? पहला बोला इश्यूड शेयर, अंशों का निर्गमन, इश्यू डिवेंचर, अंशों का निर्गमन, आईबीआरडी, लोन ऑफ आईबीआरडी, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका ऑप्शन होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोला है वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत होता है, वो होता है डिवेंचर। क्या होता है सर? डिवेंचर। अब इसका डिवेंचर होता क्या सर? डिवेंचर होता है एक प्रोसेस के माध्यम से जब कंपनी कर्ज लेती है, एक प्रोसेस के माध्यम से किसी भी कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइजेशन से जब कर्ज जाता है, तो उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं डिवेंचर। क्या कहते हैं सर? डिवेंचर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है क्या? बोला शॉर्ट टर्म फंड्स, मिडियम टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड्स, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड। अगला बोला है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना, मतलब सेबी, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना जो हुई थी वो हमारा हुई थी ऑप्शन ए 1988। याद रखिए सर, सेबी की स्थापना जिसको कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम करती है, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसका कार्यालय जो है वो मुंबई में है, याद रखिए सर। अगला बोला है पूंजी बाजार व्यवहार करता है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, बोला है शॉर्ट टर्म फंड्स, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म फंड्स, नन ऑफ दिस। जिसको हम समझ लॉन्ग टर्म फंड्स। दीर्घकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष, क्योंकि जो मार्केट होता है कैपिटल मार्केट, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा कैपिटल मार्केट, ठीक है, और एक होता है हमारा जिसको कहते हैं फिक्स कैपिटल मार्केट। इसका अलग टाइप से बताएंगे आपको। तो वो बोला है कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट इसके लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड्स। अगला क्वेश्चन है सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो जैसे कि बता चुके हैं सेबी का कार्यालय जो होता है मुंबई में है सर, मुंबई में। और लास्ट क्वेश्चन बोला हमारा सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, सेबी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो हमारा कहाँ है? वो हमारा बोला है इनमें से कोई नहीं, ना तो दिल्ली में, ना तो कोलकाता, ना तो चेन्नई। इसका ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। कार्यालय इसका है मुंबई में, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय जो है रीजनल, वो कहीं नहीं है सर। अगला क्वेश्चन बोला 151 क्वेश्चन बोला हमारा कि तरलता का निर्माण करता है कौन? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। इसका ऑप्शन होगा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, असंगठित बाजार, असंगठित बाजार। तो जो भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं 151 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो जो भी आपका एग्जामिनेशन जाएगा उसमें एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार ध्यान सुन लें, क्वेश्चन देख लें, इसको राइट डाउन कर लें, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अभी समय नहीं है राइट डाउन करने का, तो आप इस कंडीशन को 2 या 3 बार ध्यान से सुन लें, तो इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डील होगा। तो मैनेजमेंट जो होता है इसमें पढ़ना बेसिकली हम लोग को है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के बारे में, फिर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है कि जो मैनेजमेंट का कानून बनाया गया, फंडिंग प्रिंसिपल जिन्होंने बनाया गया एब्रोटेटर के द्वारा,
वो 14 प्रिंसिपल होता क्या है सर। उसके बाद हमारा हो गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन मैनेजमेंट हो गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। फिर फाइनेंस एंड मार्केट, गुड। फिर हमारा इसमें आपका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बेसिकली ये सारे टॉपिक्स, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देख लेते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार देख लें तो कंडीशन आपका एक भी नहीं छूटेगा। इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप रिपीट कर लें, ठीक है सर। बाकी नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको इकोनॉमिक्स का, अकाउंट का जो भी है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देंगे सर, साथ में आंसर देंगे। इसको देखिए और लाइक करें सर। ओके सर, जरूर से देखिए इस वीडियो को।